लोग को स्टार्ट करना है अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उनके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो बेटा अब हम लोग पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे उसी ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगला टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाने वाला है, जो भी आपका 11th में है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं, जैसे कि देखिए, जैसे हमने आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि हमको कुछ रेंज के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बहुत रेंज की बात हम लोग करेंगे। ठीक, जैसे कि आपको याद होगा कि साइन का ग्राफ कैसा दिखता है। मैं कुछ रिवीजन करा दूँ। साइन का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिखता है। ये अगर मेरा एक्सिस है तो ये ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 होता है और ये मिनिमम पॉइंट -1 होता है। मतलब कि साइन की रेंज 1 होती है और वो मिनिमम रेंज वो -1 होती है और मैक्सिमम रेंज +1 होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस की भी -1 और +1 होती है। और टैन की रेंज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। कॉट की भी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। और कॉसेक की 1 से ऊपर जाती है और सेक की भी 1 से ऊपर जाती है। ठीक है, मतलब क्योंकि उनको आपको पता है ग्राफ कैसे होते हैं। ग्राफ उनके कुछ ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वो 1 से ऊपर होते हैं, तो 1 से इन्फिनिटी तक उनकी रेंज आती है। ठीक है, और वैसे ही सिमिलरली नीचे की तरफ भी होता है, मतलब -1 से नीचे की तरफ जाती है। उसी प्रकार से सेक में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोग तो बेटा हाँ, सेक का ग्राफ की बात करते हैं। सेक का ग्राफ कैसा दिखता है, जैसे कॉसेक कैसा है वैसे भी सेक का भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे करके कुछ होता है शायद, ऐसे करके, है ना। तो वो आपको पता, मेन चीज़ हमको ये बताना है कि वो शायद हम कंफ्यूज हो, कॉसेक का ये होता है कि ये वाला होता है। ठीक, तो मैं ये मेन बात मेरे बताने का मतलब ये है कि ये 1 से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से सेक में भी होता है। तो ऐसा कुछ था। तो हम लोग रेंज का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले, छोटे छोटे, काफ़ी बेसिक, काफ़ी ज़्यादा बेसिक सवाल। ये तो मतलब एकदम टुच्चे से सवाल होते हैं जो आपको हल्का सा रेंज का थोड़ा सा फील देते हैं। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में रेंज कैसी कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है कि अगर फंक्शन में क्या मान के चलूँ, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे f(x) मेरे को दिया गया है, f(x) हमको दिया गया बेटा sin x। अगर हमको f(x) = sin x दिया गया तो मेरे को f² x की रेंज बताओ। तो कैसे बताओगे ऐसे क्वेश्चन? कैसे, देखो आप कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो आपको sin x की रेंज पता है, आपको sin x की रेंज तो पता है। ठीक है ना, sin x की रेंज क्या होती है, वो होती है +1 से -1 तक, है ना, वो होती है -1 से +1 तक। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो f² की कैसी होगी, देखो अब आपको पता है कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर लग जाता है किसी के ऊपर तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, या तो 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यूज में नहीं आती, क्योंकि अगर आप स्क्वायर के अंदर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, -2 रखोगे तो भी स्क्वायर का कितना आएगा, +2 +4 आएगा। तो हमेशा स्क्वायर वाली क्वांटिटीज हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यूज ही देती हैं। ठीक है, तो अगर साइन x का -1 से +1 की तरफ होता है तो साइन स्क्वायर x का कहाँ से होगा, साइन स्क्वायर x का होगा बेटा 1 से 0 के बीच में, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं देती है। तो आपका साइन f² x, ये f² x क्या है मेरा यहाँ पे, f² x मेरा यहाँ पे है साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, तो इसका रेंज कितना हो गया, ये 0 से लेकर के 1 तक, ये हो गया इसका रेंज। तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूँ साथ में, फिर उनको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, 2 क्वेश्चन में सामने लिखे हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है, 2 लाइन के सवाल है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये अंडर रूट लगा हुआ है, पहले आपको सवाल को पहला दिया गया है कि रेंज ऑफ y = रूट साइन एक्स की हमको निकालनी है, मतलब रूट साइन एक्स की हमको रेंज निकालनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको साइन एक्स की रेंज पता है। ठीक है, तो रूट साइन एक्स की क्या होगी आपको पता करनी है। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि रूट जो होता है बेटा वो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब ये कैसे बताया मैंने, आपको पता है, आपने हमेशा जब भी देखा है रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देखी होगी आपने। कभी आपने देखा है कि रूट -2, इसको हम लोग रियल मानते नहीं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मानते हैं या फिर इमेजिनरी मानते हैं ना। तो इसलिए आप हमेशा देखो रूट के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा रियल वैल्यूज होंगी या फिर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी हमेशा। ठीक है, तो रूट अपने अंदर हमेशा सिर्फ >= 0 की वैल्यूज लेगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इससे हम लोग अपनी रेंज निकालने वाले हैं। तो शायद आप कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा रेंज कैसे निकालनी। आपको साइन एक्स की रेंज पता है, साइन एक्स आपका होता है +1 से -1 के बीच में, है ना। तो बेटा अब आपको पता है रूट साइन एक्स जो है, रूट अगर लग जाएगा तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज़। ठीक है ना, तो +1 तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे पीछे लिमिट में हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो रूट साइन एक्स की रेंज कितनी हो गई, 0 से 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल था।
यहाँ पे रूट की चीज़ बताई थी, इसलिए हम लोग ये वाला सवाल कराते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन बेटा मेरा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू tan x डॉट cos x। तो इसका रेंज कैसे निकालोगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस लिखेंगे इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई में cos x लिखेंगे, ठीक है। cos से cos काट देंगे, यहाँ से y मिल जाएगा कितना, sin x। तो इसकी जो रेंज होगी वो सिमिलर होगी किसके, sin x के। मैं बोल रहा हूँ सिमिलर होगी, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब इसका हम लोग अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ में हल्का सा फेरबदल होगा, एग्जैक्ट साइन मतलब शेप तो आपकी ऑब्वियस ही बात है ऐसी आने वाली है, लेकिन उसमें कुछ एक दो फेरबदल होंगे, ठीक है। तो ग्राफ की हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की तरह जो इसका साइन, जो भी साइन एक्स का वो होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, जो साइन एक्स की रेंज होती है वही इस फंक्शन की भी रेंज होगी। मैंने कुछ गलत लिखा है शायद, तो अगर मैं, अच्छा गलत क्या, मतलब ये तो सिंपल हो गया। तो अब यहाँ पे रेंज साइन एक्स की, यहाँ पे साइन एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी, साइन एक्स कितना होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। तो मतलब y की रेंज कितनी है, -1 से -1 के बीच में, है ना। मतलब कि इस फंक्शन की रेंज tan x डॉट cos x की रेंज कितनी है, 1 से लेकर के -1 तक, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं काम करूँ, यहाँ पे 4 लगा दूँ या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट लगा दूँ, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 sin x, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin x। तो अब क्या होगा, अब इसकी रेंज कहाँ से होगी, यहाँ से इसकी रेंज होगी +4 से -4 तक, ठीक है, समझ गया आप। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो ये आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये sin x का फंक्शन नहीं बन गया हमको, यहाँ पे सिमिलर आएगी, जो रेंज इस फंक्शन की होगी वही रेंज सिमिलर टू sin x की होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है आपको, ठीक है। तो अगले दो क्वेश्चन लिखता हूँ अब मैं, जैसा कि बेटा ये आपका अगला सवाल लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, y इक्वल टू cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x, ठीक है ना। तो बेटा ये सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको पता है क्या ये दिख रहा है, ये मेरे को असल में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन को, y इज इक्वल्स टू बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये दिख रहा है। और ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार गौर से देखो मैंने लिखा क्या है, आप क्या कर दिया, हाँ, अगर आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में देखो तो आपके पास आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और ब्रैकेट में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और बेटा आपको पता है ये टर्म तो 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी याद करिए, है ना। तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए या तो चाहो तो आप ऐसा करके दिखा दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्म होता है, ये होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2x का, फॉर्मूला होता है आपका किसका, cos 2x का, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको cos की रेंज पता है, आपको cos x की रेंज पता है, ठीक है, 1 से -1, ठीक है। तो cos 2x की कितनी होगी बेटा, cos 2x की भी 1 से -1 के बीच में होगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़, आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि देखो, अगर आप ऊपर का सवाल देखोगे, जब मैंने यहाँ पे 4 कर दिया था, ये देखो यहाँ पे 4 कर दिया था, तो नीचे रेंज में बदलाव आया था थोड़ा सा, क्या आया था यहाँ पे भी ये 4 से 4 हो गया था, है ना, ये 4 से ये 4 हो गया था। लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ पे जब आपने 2 करा तो यहाँ पे आपने चेंज ही नहीं करा। तो मैं ये बताऊँगा आपको, एक पॉइंट लिख लो कि जब भी बाहर मल्टीप्लाई होगा, जब भी कोफिशिएंट मिलेगा, जैसे कि यहाँ बाहर क्या था, यहाँ पे 4 बन रहा था, 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा रेंज में बदलाव आएगा। लेकिन अगर अंदर x में खिलवाड़ हो रहा है, अगर x में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर x में चेंज देन रेंज में नो चेंज, ठीक है। अगर x में चेंज मतलब x को खिलवाड़ कर रहे हो तो रेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन में, जैसे कि ऊपर करा था मैंने, यानी क्या करा था मैंने, अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 sin x कर दिया था मैंने, है ना, तब रेंज आपकी बदलेगी। तो ये पॉइंट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि मेरे को ये पॉइंट बताना था आपको, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिख देता हूँ उसको पहले। तो देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया पूरा, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखो ज़्यादातर देखा, कुछ भी नया नहीं आया इसमें, आपने जो भी आप नॉर्मल करते हुए आए अभी तक सॉल्व करें क्वेश्चंस को, आपने उन्हीं तरीके से इनको सॉल्व किया है, ठीक है ना। कुछ भी नया इसमें आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, जो आप पुराना पढ़ चुके हैं बस वही चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली इसमें भी। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्म दिखेगा आपको sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। अब आपको अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला याद हो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर बी का बेटा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी डॉट डॉट साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इम्प्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, इम्प्लाई क्यों बोलता हूँ, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब ए मेरा ये पूरा का पूरा है 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x प्लस बी मतलब 17 पाई बाई 8 माइनस 4x, इन लोगों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तब कितना आएगा, तो पहले तो देखो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 4x माइनस 4x कितना बन जाएगा, माइनस 8x यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 15 पाई बाई 8 प्लस 17 पाई बाई 8, 15 बाई 8 और 7 प्लस 17 बाई 8 कितना आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ मिल गया कितना 32 पाई बाय 8, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 32 पाई बाय 8 माइनस 8x, ठीक है। डॉट डॉट यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का मतलब बेटा इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब कि माइनस 4x, और जब मैं इसको देखो जब ए माइनस बी लिखूंगा, इसको लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, ठीक है। ये तो ए की वैल्यू होगी माइनस एक और ब्रैकेट लगाया 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो जब मैं ब्रैकेट इसका खोलूंगा तो साइन इसके चेंज होंगे, है ना। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये आपका प्लस का बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और 15 पाई माइनस पाई बाई 8 माइनस 17 पाई बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा, इसको पूरे को हटा के मैं लिख देता हूँ, इस पूरे को हटा के मैं लिख दिया, आएगा मेरे पास बेटा माइनस 2 पाई बाई 8, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पे खाली, ठीक है, क्योंकि एक्स वाले टर्म तो सारे कट गए और जितना बचा उसमें से ये माइनस 2 पाई बाई 8 आ गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब कि माइनस पाई बाई 4, ठीक है, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो इसको देखो यहाँ पे कितना आ गया 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 4 पाई माइनस 8x डॉट साइन माइनस पाई बाय 4। साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है माइनस साइन थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस साइन थीटा, मतलब कि इसका माइनस आगे चला जाएगा। अगर मैं इसका साइन क्या करूँगा आगे लेके चला जाऊँगा यहाँ पे, तो ये अच्छा पहले तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ -1/√2, है ना, समझ गए आप। तो अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा हुआ साइन इसको मैं ऐसे नोट कर देता हूँ, साइन 4 पाई माइनस 8x, ठीक है। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट पुराना वाला याद करो, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पे आता है, माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव पहले से बाहर लगा हुआ है और एक नेगेटिव इससे मिल गया, ठीक है ना। तो नेगेटिव 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 दोनों को एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा 1/√2 डॉट साइन 8x। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं ऐसे माइनस लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा दूँ, तो इन दो माइनस को मैं काट दूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस माइनस कट के कितना बन जाएगा 1/√2 डॉट साइन 8x, ठीक। तो ये आ गया मेरा फंक्शन। अब इस फंक्शन की मेरे को रेंज निकालनी, तो दिख रहा है आपका ऊपर कितना बड़ा सा, नीचे कितना सिंपल हो गया आके। तो मेरे को इस फंक्शन की अब रेंज निकालनी है, तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर साइन का फॉर्म आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको साइन का पता है, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है 1 से -1 तक होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या साइन 8x है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया अगर x में कोई खिलवाड़ होता है तो रेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 8x की रेंज भी इतनी होने वाली है, ठीक। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर भी है 1/√2, तो अब यहाँ पे कुछ चेंजमेंट आने वाला है। क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यह जगह माइनस का 1/√2, ठीक है, ये और यहाँ पे 1/√2 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 8x, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 का, ठीक है। तो इस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की रेंज कितनी होगी, -1/√2 से लेकर के +1/√2 तक, ठीक है। तो बेटा ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, कुछ रेंज से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इतना ही रखता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
तो बच्चों मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हेडिंग डाली और कुछ 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सामने आपके, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको, पहला पॉइंट बताता है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती हैं, दूसरा पॉइंट बताता है कि इसमें एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन असल में होता क्या है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है बेटा हमको बताता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स हम लोग एक करके पढ़ेंगे और फिर अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला चीज़ है बेटा, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगो फंक्शंस ऑफ वेरिएबल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। समझ में आ रहा है आपको कि वो सारी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल का ट्रिगो फॉर्म अगर हमको दिखाया गया, जैसे कि हम लोग वेरिएबल होता है एक्स और उस इक्वेशन में यूज हुआ है 10x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस इक्वेशन में 10x यूज हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उस चीज़ को लोग क्या बोलेंगे, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आम भाषा में अगर किसी भी वेरिएबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखा है वहाँ पे उस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बेटा मेरा, द सोल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ विच फॉर विच x इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। मतलब कि वो सारे सॉल्यूशंस जो कि 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं, वो सारे सॉल्यूशन हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं किसी भी वेरिएबल x के और उस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। दोबारा बताता हूँ, वो सारे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, यहाँ पे हमको x दिया गया है, ठीक है। ओके, सो अब अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट है मेरा जनरल सॉल्यूशन के लिए। इसमें बोलते हैं द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। आपको देखो जनरल सॉल्यूशन के नाम पे समझ में आ रहा होगा, एक जनरल सॉल्यूशन देते हैं हम लोग, एक मतलब एक जनरल देते हैं कि हाँ उस पे सारे वैल्यूज आपको, आप ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि सारे रेशियोज जितने भी मेरे हैं, उनके जितने फंक्शंस मेरे हैं ट्रिगो के फंक्शन, वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक रिपीटेड वैल्यूज ना लिखते हुए हम लोग उनका एक जनरल सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। तो वह उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लोग एक एक करके सबसे बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, आपको जैसे कि मैं रिपीटेशन की बात करूँ, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स का जैसे कि बोलूँ, अगर आपको मैं बोलूँ साइन एक्स इक्वल टू 0 का मेरे को जनरल सोल्यूशन बताओ, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ देखो ध्यान से, अगर आपको ऑब्वियस बात आपको ग्राफ पता है तो आप ग्राफ से बता सकते हो, ठीक है। आपके पास ये ऐसा होता है प्लेन, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे जाता 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 है, ऐसे चलता चलाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 0 कहाँ आता है, 0 यहाँ पे आता है, 0 यहाँ पे आता है, 0 यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो अब आपको देखो, आपको पता है ये जो ग्राफ है वो रिपीट होता है ना। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है पाई, ये होता है बेटा 2 पाई, ये होता है बेटा 3 पाई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा 4 पाई और आगे चलता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि बेटा ये क्या, ये पाई के मल्टीपल में जितने भी नंबर, पाई के मल्टीपल में जो जो मेरी वो जगहें हैं वहाँ पे मेरा ये साइन एक्स का ग्राफ 0 दे रहा है। तो अगर मैं जनरल सोल्यूशन लिखूंगा, जनरल सोल्यूशन फॉर साइन एक्स इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, साइन एक्स, हाँ सॉरी साइन एक्स सोल्यूशन तो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना। तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू n पाई, क्योंकि देखो ये सारे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। तो पाई के सारे मल्टीपल्स, अगर x की वैल्यू पाई के मल्टीपल्स में दी गई है तो वहाँ पे साइन मेरा 0 होने वाला है। अगर आपसे मैं पूछूँ साइन 8 पाई कितना होगा, तो आप बताओगे 0 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब आपसे अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछ देता, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज पूछ देता, तो 0 से 2 पाई के बीच में जहाँ जहाँ पे ये 0 हो रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में जहाँ जहाँ पे ये 0 हो रहा है वो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उससे प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, ठीक। अब जैसे कि अगर मैं ऐसे कि अगर मैं कॉस की बात करता, कॉस एक्स इक्वल टू 0 का अगर आपसे पूछा मैं तो कहाँ होता, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका ग्राफ यहाँ से आता है, ठीक है, ऐसे 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 करके कुछ ऐसा जाता है ना। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो ये पॉइंट कौन कौन से होते हैं बेटा, ये होता है पाई बाय 2, ठीक है, ये होता है 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये होता है 5 पाई बाय 2, ये होता है 7 पाई बाय 2, है ना। तो आप देख पा रहे हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना। ऑड मल्टी देखो यहाँ पे 1 पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल्स को कैसे दिखाते हैं हम लोग, 2n+1 की फॉर्म में ऑड मल्टीपल्स को दिखाते हैं। तो अगर मैं जनरल सोल्यूशन की बात करूं, जनरल सोल्यूशन फॉर कॉस x इक्वल टू 0 के लिए इज क्या होगा, जहां पे x बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ
पाई बाय 2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z एंड यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ठीक है ना। तो ये होता है जनरल सोल्यूशन साइन और कॉस के, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बाकी tan का पूछूं, कॉट का पूछूं, ठीक है, तो आप बता सकते हो। अब देखो जब अब इसका साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया आपको, वैसे ही अब बाकी के भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये मैंने दो इसलिए बताया क्योंकि जो मैं आगे एक प्रूव आपके लिए करने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसमें इस चीज़ का यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो आप इसकी बात पहले कर चुके हैं, एन पाई और ऑड मल्टीपल्स, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले एक नई चीज़ क्या मतलब, इसी में जनरल सोल्यूशन नहीं होता है वो। तो चलो पहले मैं वो लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपके लिए, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। n बिलोंग्स टू z, हाँ तो देखो बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया पूरा, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम टाइप की, या फिर आप मान लीजिए जनरल सोल्यूशन, आपको याद ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे को इस फॉर्म में कोई चीज़ दी जाती है तो उसका जनरल सोल्यूशन हमेशा ये होता है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं, ये चीज़ आई कैसे, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रूफ है इसका, आप देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। जैसे कि हमको दिया गया यहाँ पे साइन, देखो यहाँ पे देखो दिया गया साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर मैं इस अल्फा वाले टर्म को इधर उठा लिया हूँ तो यह बन जाएगा माइनस साइन अल्फा, है ना, और इधर बन जाएगा 0। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। पहली चीज़ हमको यहाँ मिल गई। अब देखो ये दिख रहा है आपको, साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्म। तो आपको अगर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर याद हो तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, सी प्लस डी बाई 2 होता है, ठीक है, सॉरी सी माइनस डी बाई होता है, क्या होता है, हाँ साइन में माइनस का होता है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2, ठीक है ना। और कॉस में होता है बेटा, कॉस में क्या होता है, कॉस में प्लस में होता है, ठीक है, एक्स प्लस एल्फा बाय 2, ठीक है। और इक्वल टू में 0 लिख दिया मैंने। तो बेटा यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो अब एक चीज़ याद रखो कि अगर दो क्वांटिटीज़ मेरी मल्टीप्लिकेशन में दी गई हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया गया 0, इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो एक इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी मेरी 0 है, ठीक है। उसका एक ही मतलब हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी मेरी 0 है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा। अगर दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हमको 0 दिया गया, इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी मेरी 0 है, कम से कम एक क्वांटिटी 0 है, ठीक है। दोनों होंगी तो और अच्छी बात है, तभी 0 आने वाला है, ठीक है। तो कम से कम मेरी एक क्वांटिटी 0 है उसमें, ठीक। तो अब देखिए इसका मतलब यहाँ देखो 2 तो उधर मल्टीप्लिकेशन चलेगा, 0 हो जाएगा, 2 तो हट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दो चीज़ पता चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2, या तो ये चीज़ 0 है, और कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय 2, या तो मेरी ये चीज़ 0 है ना। तो देखो अब याद करो चीज़, मैंने जनरल सोल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एन पाई होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई होता है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम अब देखो एन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एन हम लोग यहाँ पर नहीं मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको एन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं, हम यहाँ पे एम ले लेंगे, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है ना वो। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक्स इक्वल टू एम पाई होता है ना, ये आपको पता है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू एम पाई होगा। मैं दोनों तरफ साइन लिया, यहाँ पे साइन ये टर्म लिखा हुआ है, और इधर से इधर आ गया तो यहाँ पे लिख दिया साइन 0। तो साइन 0 कब होता है, देखो मैं आपको बताया जनरल सोल्यूशन साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या होता है, एन पाई होता है, तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन दोनों अंदर वाले ब्रैकेट्स को मैंने इक्वेट कर दिया। इसी प्रकार से कॉस में भी यही करने वाला हूँ मैं, ठीक है, एक्स प्लस एल्फा बाय 2। और कॉस का क्या होता था बेटा, कॉस का होता है 2m प्लस 1 कितना होता है, पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होते थे, है ना। तो देखो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अरे ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से मैं अब यहाँ से एक्स इक्वल्स में, क्योंकि देखो जनरल सोल्यूशन में निकलेगा हमेशा एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में, जनरल सोल्यूशन मेरा हमेशा निकलेगा एक्स की फॉर्म में। तो हम एक्स को यहीं रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल्स टू बेटा 2m पाई, 2 उधर लेके गए, और ये अल्फा यहाँ पे माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स इक्वल्स टू बेटा यहाँ बन गया 2m प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू 2, ठीक है। और ये माइनस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि एक्स इक्वल्स मेरा मिल गया 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे बेटा 2m पाई प्लस अल्फा। तो आप देखो ध्यान से, 2m पाई क्या होता है, ये एक तरीके से होता है, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे नहीं कहता 2n पाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इवन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या लिखा, इवन मल्टीपल्स,
इवन MULTI मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस प्लस अल्फा। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, समझ में आया। 2m पाई तो है तो इवन में ना, चाहे तो आप n पाई लिखो या तो फिर 2n पाई लिखो, बात तो वही है, क्योंकि n मल्टीपल्स में तो 2 भी तो आता है ना, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे। एक ही चीज़, एक चीज़ नहीं होती है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये भी तो लिख सकते हो आप ना। ठीक है, तो ये इवन में आ गया आपका ऑब्वियस। देखो आप चाहो तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इवन कैसे हुआ, तो कुछ भी रख के देख लो इनकी जगह पे, यार इवन ही आने वाला है। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 18, कुछ भी रखोगे यहाँ पे आपका इवन ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन का। ठीक है, ये वाला हो गया आपका इवन का, और ये हो गया आपका ऑड का। ठीक है, और ये तो ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई विथ लिखना था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन मेरे को मिल गए। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मेरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब चलो चेक करो मेरे को प्रूफ क्या करना था। हमको प्रूफ करना था x इक्वल्स टू एन पाई प्लस, हाँ लिख देते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करना था x इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस 1 की पावर n, और आगे क्या था, देखें डॉट अल्फा था यहाँ पे, डॉट अल्फा। ये बेटा ये हमको प्रूफ करना था, मैंने लिखे नीचे लिख लिया इसको। ठीक है, ये हमको वहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखो बेटा, आप अगर ध्यान से देखो तो यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। एन पाई का देखो कहाँ गया, हाँ एन पाई का मतलब क्या हुआ, इवन मल्टीपल्स। ठीक है ना, और अगर देखो, अगर यहाँ पे मैं -1 की पावर, अगर मैं n की वैल्यू क्या, n मेरे यहाँ पे वेयर क्या लिखा है क्वेश्चन में, वेयर लिखा हुआ है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, तो इंटीजर z से लिखा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे -1 की पावर में कोई भी ऑड वैल्यू रखता हूँ, -1 की पावर 1 की पावर में कोई भी ऑड वैल्यू रखता हूँ, जैसे 3 रखा, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, तो जब नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो मेरा ये वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, और जब मैं इवन पार्ट रखूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म बाहर आएगा, मतलब कि ये प्लस वाला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस लिख सकते हैं, आप इस स्टेटमेंट के बाद, लिख सकते हो डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट, सच विच मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, बस मेरे को ये चीज़, ये आपने ये चीज़ निकाल ली, ये चीज़, उसके बाद आप डायरेक्टली वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्योंकि देखो आप जब मैंने आपको बताया ना, -1 की पावर अगर आप इवन रखोगे तो प्लस का साइन बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर -1 की पावर आप ऑड रखोगे तो माइनस का साइन बाहर निकलेगा। तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ऑड की भी और इवन की भी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्लाइड, आप देख लीजिए एक बार स्टार्टिंग से। ये मेरी पहली स्लाइड है। ठीक है, ये मेरी पहली स्लाइड है। ठीक, और ये रही मेरी दूसरी स्लाइड। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला प्रूफ। अब इसको मैं एक और, जैसे कि मैंने साइन के लिए कहा ना, वैसे मैं अब कॉस के लिए करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कॉस के लिए लिख लेता हूँ पूरा, फिर हम लोग बताते हैं आगे। देखो मैंने बच्चों ये कॉस वाला क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, कॉस से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कि आपको पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के एक सिमिलर, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो जो जनरल सॉल्यूशन साइन के लिए होगा वही जनरल सॉल्यूशन कॉसेक के लिए भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका जनरल सॉल्यूशन साइन के लिए ये आया था, यही जनरल सॉल्यूशन आपका कॉसेक के लिए भी होगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन मेरी कॉस और सेक के साथ भी होगी, टैन और कॉट के साथ भी होगी। ठीक है, तो मैं आपको कॉस का भी करके दिखा देता हूँ, और टैन का आप लोग खुद करोगे। ठीक है, टैन का आप लोग खुद करो, क्योंकि आपको मेथड समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, तो टैन वाला आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो कॉस का काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब साइन से भी ज़्यादा सिंपल है। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है हमको। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सोल्यूशन होता है बेटा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखो वही चीज़, पुरानी चीज़ें हम लोग जो करी थी वही चीज़ें करेंगे। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। क्या बन गया, कॉस सी माइनस कॉस जी का फॉर्मूला, मतलब कि -2 साइन होता है यहाँ पे, -2 साइन c प्लस जी बाई 2, मतलब x प्लस अल्फा बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन x माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती हैं कि या तो ये वाला टर्म, या तो पहला वाला टर्म 0 है, ठीक है, या तो फिर दूसरा वाला टर्म 0 है ना। तो मैं दोनों को एक एक करके 0 के इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, और साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बेटा 0। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे मैं n पाई लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और देखो दोनों साइन के हैं, ये दोनों साइन के हैं ना, तो इसका मतलब ये x प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे n पाई होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी आप कहोगे सर यहाँ पे आपने n लिख दिया, मैं यहाँ पे n इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा यहाँ पे चेंजमेंट नहीं हो रहा है, दोनों तरफ साइन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली सॉल्व करने के बाद। और हमको यहाँ पे n में ही सॉल्व करना है, कोई तीसरा
वेरिएबल वेरिएशन आने वाला नहीं है, नोटेशन आने वाला नहीं है, तो हम लोग एन यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू एन पाई, और देखो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग x माइनस एल्फा अपॉन 2, इसको भी हम लोग एन पाई ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें वही पुरानी वाली फिर से आएंगी। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें फिर से आएंगी, x इक्वल्स टू बेटा क्या होगा मेरा 2n पाई माइनस एल्फा, और x इज इक्वल्स टू बेटा 2n पाई प्लस एल्फा, है ना बच्चा। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखो मेरे को यही चीज़ प्रूव करनी थी, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं इसको, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सिंपल, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, है ना। तो बेटा ये था आपका कॉस वाला। मैं tan का आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, tan का जनरल फॉर्मूला होता है आपके लिए, अगर आपको दिया गया है tan x इक्वल टू दिया गया आपको tan अल्फा, tan x इक्वल टू आपको दिया गया tan अल्फा, देन इसका जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन आपका गिवन होगा किससे, x इक्वल टू बेटा n पाई प्लस एल्फा से। ये होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको आप प्रूव करने की कोशिश करके देखना कैसे करते हो। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, tan a माइनस tan b वाला फॉर्म दिखेगा आपको। ठीक है, tan a माइनस tan b फॉर्मूला खोल लोगे आप, tan को चाहो तो साइन में चेंज कर लेना। ठीक है, या तो फिर tan को एक काम करना, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेना, उसके बाद आप साइन से कर लोगे। ठीक है, या भी जो भी जैसा भी आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी tan x माइनस tan अल्फा बनेगी, ऐसे करके बनेगी कुछ। ठीक है, यहाँ से आपको जो समझ में आता है वो करो आप। ठीक है, वो करना जरूर, क्योंकि एक तो कुछ तो खुद को करके देखो आप। साइन कॉस तो सिंपल था, मैंने तुरंत बता दिया। ठीक है, अब आपको लगता होगा सर ये सिंपल चीज़ आप बता देते हो और कठिन चीज़ें हमसे पूछ लेते हो, तो बेटा मेहनत तो मेन चीज़ आप ही को करनी है ना। तो इसमें सोचो कैसे वेरिएशन, कैसे आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, सोचो आप। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करने वाले हम लोग। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो भी tan का आएगा वही कॉट का होगा। जो भी जनरल सोल्यूशन tan का आएगा, मतलब ये जनरल सोल्यूशन tan का ये है, तो कॉट का भी जनरल सोल्यूशन यही होने वाला है। उसी प्रकार से कॉस का आपको दिख रहा है, कॉस का आपको कितना है, कॉस का आपका आया ये ऊपर आया है, ये लिखा हुआ कॉस का। ठीक है, तो सेक का भी यही होने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देता हूँ छोटे छोटे, फिर हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने एक पहला और आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ उसके लिए। ठीक है ना, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, सिंपल चीज़ है ये, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी हो तो भाई उसमें आप देखिएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे tan 2x कुछ भी लिख देते हैं, x/2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे x/2 लिख दिया। ठीक है, तो देखो मेरे को ये तीन सॉल्यूशंस दिए गए, हमको इन सॉल्यूशंस का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, कि कौन कौन से जनरल पॉइंट्स पे ये सारे आंसर जीरो देगा। ठीक है ना, ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा sin 2x इक्वल्स टू 0 है बेटा, पहला मेरा है sin 2x इक्वल्स टू 0। तो पहली चीज़ sin 2x इक्वल्स टू 0 ये हमको बताना है। तो साइन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, साइन का जनरल सोल्यूशन होता है बेटा n पाई, साइन का जनरल सोल्यूशन होता है n पाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x इक्वल्स टू n पाई, है ना, क्योंकि वो तो जो x इक्वल्स टू n पाई होता है बेटा वो तो होता है साइन x के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 2x, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू n पाई हो गया, मतलब कि x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया n पाई बाय 2। ठीक है, n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या आ गया साइन 2x के लिए, x इक्वल्स टू n पाई बाय 2। काफ़ी सिंपल था। सिमिलरली कॉस के लिए देखते हैं, कॉस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब देखो cos x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे cos 3x की बात हो रही थी। यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा cos 3x के लिए जनरल सोल्यूशन। काफ़ी देखो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंपल चीज़ें। ठीक है, मतलब हाँ कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मेथड सबका यही होता है, मेथड सबका यही होगा। देखने में डरावना लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल लगेगा आपको। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा tan x/2 है। अरे इसको ऊपर नहीं हो रहा ये, हाँ कहाँ था, tan x/2 इक्वल्स टू 0, है ना, tan x/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखते हैं tan x/2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा tan का जनरल सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया, x इक्वल्स टू n पाई प्लस एल्फा। ठीक है बेटा, ज़्यादातर एल्फा आपका 0 ही होता है। तो ये तो एकदम जनरल फॉर्म लिख दी मैंने। यहाँ पे हमेशा tan के वो केस में x इक्वल्स टू n पाई ही होता है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आपको पता है देखो ग्राफ इसका ऐसे जाता है कुछ। ठीक है ना,
ऐसे कुछ होता है, फिर से अगला जब आगे बढ़ेगा तो फिर से ऐसे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा। तो हर बार वो कोई दिक्कत नहीं, वो सारे ये होगा, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये होगा 3 पाई, ठीक है, सारे मल्टीपल्स चलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा क्या, कोई अल्फा की वैल्यू 0 ही होने वाली है, तो उससे कोई टेंशन, मतलब आप चाहो तो x इक्वल्स टू n पाई भी लिख सकते हो, अल्फा आप मत लिखो, ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ tan इज n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे tan x/2 इक्वल्स टू 0 दिया गया, मतलब कि x/2 इक्वल्स टू n पाई, विच मीन्स x इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया किसके लिए, tan x/2 के लिए, वेयर n बिलोंग्स टू z। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़। आपको लग रहा होगा सर इतना सिंपल कैसे हो गया, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी सिंपल चीज़ें भी होती हैं। तो बेटा हाँ, इतनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको मेथड दिखाना चाहता हूँ सिर्फ कि मेथड कैसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने बहुत कम कराई है, बहुत ही ज़्यादा कम कराई है, ठीक है। इसमें मैंने क्योंकि थोड़ा सा इतना कुछ आप लोग काफ़ी देख चुके पुराना ना, कि तो आप अगर आप खुद अपने मन से क्वेश्चन देखोगे, नए नए क्वेश्चन देखोगे, तो आप उनको आराम से लगा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अब इतना भरोसा आपके ऊपर मेरे को हो गया है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन थोड़े से कम कराए हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और ये आपका आखिरी लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन खत्म हो गया, मतलब कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का खत्म हो गया है। मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करूँ, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी कवर करूँ। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग मेरे को प्लीज़ बता देना, मैं आपको उस पर आपको उसके रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो, क्योंकि हो सकता है कुछ बुक्स में कुछ दिया गया, कुछ ना दिया गया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखते हो, सीबीएसई में मोस्टली एनसीईआरटी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखते हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने अपना मोस्टली चीज़ें सारी आपको पढ़ा दी हैं। तो बेटा इसी लेक्चर के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है पूरा, ठीक है। अब अगला लेक्चर जो भी आएगा, कभी भी आएगा, उसमें हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड थैंक यू।